हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लेफ्ट सेंटेंस। ठीक, तो चलिए, ये टॉपिक आपके लिए कुछ नया लग रहा होगा, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, और ये वीडियो मैं बता दूं कि आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, एसएससी, एनडीए, सीपीओ, पीओ, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी या किसी एकेडमिक में आप पढ़ाई करते हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लेफ्ट सेंटेंस। स्टूडेंट्स, मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर मान लीजिए हमसे किसी ने ट्रांसलेशन पूछा मैं हूँ, तो मैं हूँ का ट्रांसलेशन अगर बना दिया जाए, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अगर हम ऐसे बना देते हैं आई एम, ठीक, तो ये इसका ट्रांसलेशन गलत होता है। आई एम, मैं हूँ का ट्रांसलेशन ये नहीं होगा। वह है, इसका ट्रांसलेशन अगर हम बना दे ही इज, ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं होता है। ठीक, ये दोनों इसके गलत हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमको अगर ट्रांसलेशन बनाना हो मैं हूँ, तो मैं हूँ का ट्रांसलेशन होता है इट इज आई, इट इज आई। ठीक, अब ये मैं ये भी बता दूं कि ये रॉन्ग क्यों होता है। ये रॉन्ग इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर हम आई एम लिखते हैं तो ये इनकम्प्लीट वर्ब है। क्या है? इनकम्प्लीट वर्ब। और वह है, इसका ट्रांसलेशन क्या लिखा है? ही इज, इज इसमें इनकम्प्लीट वर्ब है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण। ठीक, और ये इनकम्प्लीट है, ये सही तब होगा जब इसका कम्प्लीमेंट आएगा। अगर यहाँ कम्प्लीमेंट रहता तो ये सही हो जाता, ये कम्प्लीमेंट आएगा तो ये इसको कंप्लीट कर देगा, इसलिए सही हो जाएगा। अगर यहाँ कम्प्लीमेंट जोड़ दिया जाए तो ये इनकम्प्लीट वर्ब है, कम्प्लीमेंट जोड़ दें तो वो कम्प्लीमेंट इसको कंप्लीट कर देगा, ये तुरंत करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन कम्प्लीमेंट दिया नहीं है, इसी कारण ये रॉन्ग है। ठीक, इस मैं हूँ का ट्रांसलेशन इट इज आई। ठीक, अब इट इज आई में देखिए आई क्या है? इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक, और आगे देखिए इसका कम्प्लीमेंट आ गया, कम्प्लीमेंट ने इसको कंप्लीट कर दिया, ये करेक्ट हो गया। ओके, तो देखिए मैं हूँ का ट्रांसलेशन होगा इट इज आई, और लोग इट इज मी भी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकल रूल पर ये 100% करेक्ट है। ग्रामेटिकल रूल से देखा जाए तो ये रॉन्ग है, लेकिन बोलचाल की भाषा में ये भी सही है। अब लोग इसको ज़्यादा कम बोलते हैं, इसको ज़्यादा बोलते हैं, तो बोलचाल के आधार पे इसको भी सही मान लिया जाता है। लेकिन ग्रामेटिकली देखिए तो ये 100% करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक, अब क्यों? क्योंकि ये वर्ब बी है, वर्ब बी के बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। कौन सा केस आना चाहिए? सब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव है, इसलिए करेक्ट है। ये वर्ब बी है, वर्ब बी के बाद कौन सा केस आ गया? ऑब्जेक्टिव। तो उस रूल से ये गलत हो गया। लेकिन वर्तमान समय में ये भी सही है, ये भी सही है। ये ग्रामेटिकली 100% सही है। ये बोलचाल की भाषा, लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। अब 90% से ऊपर लोग इसी को यूज करते हैं। 95-99 लोग % बोल दीजिए। इस कारण इसको भी अब लोग सही मान लिए हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक चीज़ और कि मान लीजिए अगर हम सेंटेंस को यहीं तक लिखते हैं कोई बात नहीं, यहीं तक लिखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर हमको इसी में आगे रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ना हो। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो रिलेटिव क्लॉज बनेगा। रिलेटिव क्लॉज को ही एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अगर हम यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ना चाहें तो देखिए यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज देखिए जुट गया, यहाँ भी देखिए एडजेक्टिव क्लॉज जुट गया। ठीक है ना? तो अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक तो करेक्ट, यहाँ तक तो करेक्ट है। ठीक, लेकिन अगर इसके आगे हम रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ना चाहें तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन आगे जोड़ेंगे तो रिलेटिव क्लॉज बनेगा। तो देखिए मिला इट, इट, इज, ये मी है, मी है। अब आगे रिलेटिव क्लॉज जोड़ते हैं तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। अब यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। ठीक,
अगर इसके आगे हम रिलेटिव क्लास जोड़ते हैं, इट इज आई, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। अब ये करेक्ट है। मतलब कहने का ये है कि केवल इट इज मी, इट इज मी, केवल इट इज मी करेक्ट है, इट इज आई करेक्ट है, लेकिन इट इज मी के आगे अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ें तो ये इट इज मी गलत हो गया। ठीक, इसके आगे जोड़ेंगे तो ये करेक्ट है। ओके, देखिए वही चीज़ है जो भी पीछे बता रहे थे। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर अगर इस तरह से, अगर कोई सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर अगर इस टाइप से है, इट, इसके बाद वर्ब बी इज या वाज, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी था ना, इट इज आई, इट इज मी, इट वाज आई, ठीक वही चीज़ है। तो अगर कोई सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो, इट हो, फिर वर्ब बी दिया हो, ठीक, उसके बाद सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये तो अभी बताए हैं। अगर यहाँ मी लिख दें, अगर हमको ये ना जोड़ना हो, अगर ये ना जोड़ना हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी सही है। सब्जेक्टिव तो 100% सही है, ऑब्जेक्टिव जोड़ देंगे वो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के आगे हमको रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ना हो तब ये ऑब्जेक्टिव नहीं, तब सब्जेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्टिव चाहिए। ठीक, और अगर इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक, इसी को हम लोग क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंस मतलब कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह टाइप का हो कि इट हो, फिर वर्ब भी इज या वाज हो, उसके बाद सब्जेक्टिव केस हो, फिर उसके आगे रिलेटिव क्लाज दिया हो, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव क्लाज बनाया गया हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर लिखें इट इज आई, इसको मान लीजिए नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे इट इज आई करेक्ट है, इट इज मी करेक्ट है, इट इज ही करेक्ट है, इट इज हिम ये भी करेक्ट है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर हम रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ें तो इट इज मी रॉन्ग हो गया, इट इज आई करेक्ट होगा, इट इज हिम रॉन्ग हो गया, इट इज ही करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि आगे रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यही क्लेफ्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब बात ये है, एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जैसे हम पीछे पढ़ें कि हु का प्रयोग हम लोग पर्सन के लिए करते हैं, तो यहाँ पे मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है ना, सी आएगा, ही आएगा, यू आएगा, ठीक, तो कोई भी आएगा तो पर्सन ही रहेगा। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हु का भी यूज कर सकते हैं, दैट का भी। मतलब यहाँ देखिए कि इट बी के रूप में इज या वाज, इसके बाद सब्जेक्टिव केस, अब रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और अगर हम दैट लिखते हैं तो भी करेक्ट है, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर हम लोग हु लिखते हैं वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ठीक, मतलब कि क्लेफ्ट सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु भी लिख सकते हैं, दैट भी लिख सकते हैं। अब बात ये है कि क्लेफ्ट सेंटेंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंस हमने बता दिया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। अब इसका यूज हम लोग क्यों और कब करते हैं? इसका यूज हम लोग जब हम सब्जेक्ट के ऊपर इम्फेसिस करना चाहते हों, सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम दबाव डालना चाहते हों, वहीं पर हम लोग क्लेफ्ट सेंटेंस का यूज करते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जब सब्जेक्ट के ऊपर हमको इम्फेसिस दबाव डालना हो तो करते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक, इसके साथ हु दैट दोनों सही है। आ गया? चलिए, हमने ये बता दिया कि यहाँ सब्जेक्टिव केस क्यों कब सही होता है और क्यों सही होता है, भी बताए हैं। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल देखिए। अभी एग्जाम्पल देखिए, बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए लिखा इट इज ही ऑब्लिक हिम, दोनों में एक ही करेक्ट है, हु दैट है डन दिस वर्क। ठीक है ना, तो इट इज ही हिम, अगर सेंटेंस मान लीजिए केवल इतना ही रहता, इट इज ही ये भी करेक्ट है, इट इज हिम वो भी दोनों करेक्ट है, अगर इतना ही रहता तो। लेकिन सेंटेंस हमारा ऐसे दिया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन आगे जोड़ दिया है, रिलेटिव क्लास। अब देखिए, जब रिलेटिव क्लास जोड़ दिया तो ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव, तो जब रिलेटिव जुटेगा तो सब्जेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है इसलिए ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक,
अब हु की दैट, तो भी बताएं दोनों करेक्ट है, दोनों लग जाएगा। ओके, आगे आ जाइए। देखिए लिखा है इट इज मी हु हैव हेल्प्ड यू इन नीड। ठीक, अभी बताए हैं कि माँ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, इसलिए सब्जेक्टिव केस सही, ऑब्जेक्टिव रॉन्ग है। ठीक, सेम यही सेंटेंस यहाँ है। देखिए इट इज मी हो गया, ये आगे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज बन गया। अब यहाँ पर अगर ये नहीं रहता तो इट इज मी सही है, लेकिन आगे रिलेटिव क्लॉज जोड़ दिया, अब ये मी रॉन्ग है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये रॉन्ग क्यों होता है, क्यों यहाँ सब्जेक्टिव आता है, क्यों यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं आता है इसके साथ में। देखिए अब देखिए इस ई का ये वर्ब है ना, तो इसका सब्जेक्ट भी चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पीछे रहता है, वर्ब के पीछे मतलब पहले रहता है, तो इस हमेशा वर्ब पीछे चलेगा। तो इट जब अपने पीछे जाए इट जब अपने पीछे जाएगा तो किसको पाएगा, इट को। इसका सब्जेक्ट ये हो गया। ठीक, ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो गया, सिंगुलर है ये करेक्ट हो गया। ठीक है ना। अब आ जाइए, फिर ये यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे देखिए ये हैव और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये इसका वर्ब हो गया, तो इसका भी सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो जब ये अपने पीछे पलट करके देखेगा, तो कौन आएगा, मी आएगा। अब उन लोग कहेंगे कि हु आएगा, तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब पीछे के वीडियो में बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर, केस सब उसके एंटीसीडेंट से पता चलता है। किससे पता चलता है, एंटीसीडेंट से, मतलब कि ये किस केस में है। ठीक, वो यहाँ से पता चलेगा। जो केस इसका होगा वही केस इसका होगा। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये वर्ब है। ठीक, ये कहाँ जाएगा, पीछे। तो पीछे जब जाएगा तो ये मिला। अब ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव, यहाँ से पता चलेगा। ठीक, तो ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव, इसलिए ये भी ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, सब्जेक्टिव किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव में। ठीक है ना। तो फिर से देखिए, ये वर्ब है, ये अपने सब्जेक्ट के लिए जब पीछे जाएगा तो किसको ढूंढेगा, एंटीसीडेंट। इसको ढूंढे, क्योंकि इसी से ये पता चल जाएगा, तो हम इसको ढूंढेंगे। अगर ये सब्जेक्ट तो ये भी सब्जेक्ट, तो ये सही हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये भी ऑब्जेक्ट माना जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब लगता नहीं है। ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, मी। अब मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्ट किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव। इसी कारण ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। ठीक है ना। ठीक, इसी कारण सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अभी देखिए, इसी को हमने करेक्ट किया, इसको हमने क्या बना दिया, आई बना दिया। अब देखिए, ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट, ये दोनों सही हो गए। ये भी वर्ब है, ये अपने सब्जेक्ट के लिए कहाँ जाएगा, पीछे। तो जब पीछे जाएगा अपने सब्जेक्ट को ढूंढेगा, तो मिला कौन, ये आई। सब्जेक्ट किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव। ये किस केस में दिया है, सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है, मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट ये देखिए मिल गया। ठीक है ना। अब ये किस केस में है, सब्जेक्टिव, तो ये किस केस में माना जाएगा, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव केस, इसके बाद वर्ब। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए, और मैं इसको क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। देखिए लिखा है इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू इन नीड। करा कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी आवश्यकता पड़ने पे मदद किया। मैं ही हूँ जो तुम्हारी आवश्यकता पड़ने पे मदद किया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने तुम्हारी आवश्यकता में मदद किया। ये लिखा है मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी आवश्यकता में मदद किया। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने तुम्हारी आवश्यकता में मदद किया। तो मैंने तुम्हारी आवश्यकता में मदद किया, इसमें कोई फोर्स नहीं है, दबाव दे के नहीं कहता है। लेकिन जब इसी बात को आदमी ऐसे कहता है कि अरे मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद किया, तो वो सामने वाले को थोड़ा अकड़ करके बोल रहा है, ईगो के साथ बोला है कि ये मोहन नहीं, सोहन नहीं, मैं हूँ जो तुम्हारी जब तुमको मदद की ज़रूरत थी तब मैं सामने आया था। तो ये आई के ऊपर इम्फेसिस कर रहा है। ओके, देखिए इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू इन नीड। ये इसका सेंस क्या है, आई हैव हेल्प्ड यू इन नीड। इस
वो ये यही सेंटेंस है, ठीक है ना। ठीक, जो बात ये लिखा है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी आवश्यकता में मदद किया, ये वास्तव में बस इतना ही कहना है कि मैंने तुम्हारी आवश्यकता में मदद किया। ठीक, तो इस अब ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अगर हम आई को इम्फेसिस करना चाहें, आई को अगर इम्फेसिस करना है, तब यहीं पर हम जोड़ेंगे इट इज हु। क्या जोड़ेंगे? इट इज हु, ठीक है ना। ये आई को इम्फेसिस करने के लिए इट इज, ठीक, और हु जोड़ेंगे, ठीक, और ये तुरंत क्लेफ्ट सेंटेंस में आ जाएगा अगर इम्फेसिस करना है तो। ठीक है, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें कर्ज दिया था, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, ये जनरल बात है। ठीक, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें कर्ज दिया था, तो आप सामने वाले को एहसास कराना चाहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी काम नहीं आया, तुम्हारा कोई रिलेशन वाला काम नहीं आया, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें दिया और तुमने अपना काम कर लिया। तो जब इम्फेसिस करना है तभी हम उस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। ओके, देखिए अब तो ये सेंटेंस वास्तव में क्या है? ये है। ठीक, इम्फेसिस करने के लिए क्या जोड़े हैं? इट इज हु यहीं जोड़ा गया है। ठीक, अब ये कहिए कि इट इज मी क्यों नहीं जोड़े हैं? अभी फिर बताए हैं कि अगर मी जोड़ देंगे तो फिर वो अभी ऊपर सारा डिस्कशन किए, आप उसी से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए सेंटेंस किसी लड़के ने इम्फेसिस करने के लिए इट इज आई ना लिख करके, यहाँ सब्जेक्टिव केस ना लिख करके ऑब्जेक्टिव लिख दिया। ठीक, इट इज मी, इट इज हिम ऑब्जेक्टिव लिख दिया। हम कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक, आप कह रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ठीक है ना, आगे क्लाज लिखा हुआ है। ठीक, तो ये देखिए रंग क्यों होता है। अब देखिए एक तरह से और कई तरह से आप ऐसे भी इसको समझ लीजिए। देखिए हम बताए हैं कि इट इज हु का यूज कब करते हैं? हम इम्फेसिस करने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने इम्फेसिस करने के लिए इट इज हु जोड़ दिया, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव लगा दिया। ठीक, अब इसी सेंटेंस को का विश्लेषण कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि इसमें से आप इम्फेसिस हटा दीजिए विदाउट इम्फेसिस। तो इम्फेसिस के लिए क्या जोड़े हैं? इट इज हु जोड़े हैं ना। देखिए ऊपर बताए हैं कि इम्फेसिस करने के लिए इट इज हु जोड़ा गया है, तो आप इसको इट इज हु को हटा लीजिए। तो जब हटाएंगे तो क्या बचेगा? मी हैव हेल्प्ड यू इन नीड, ही बचेगा ना। अब ये सेंटेंस आप खुद चेक करिए, सही है। ठीक, ये आपका वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस केस में चाहिए? सब्जेक्टिव। किस केस में लिखा है? ऑब्जेक्टिव। ये तो आप पहले से मालूम है। ये सेंटेंस रॉन्ग है। करेक्ट कब होगा? अगर इसी को आई बना दें, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ऐसे कर दीजिए, यही सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए लिखा है इट वाज हिम हु हैव स्टोल माई पेन। ठीक, अब ये इट वाज हु, इसका यूज क्यों किया गया है? इम्फेसिस करने के लिए। क्या करने के लिए? इम्फेसिस। हाँ, अब आप वो इसमें से इम्फेसिस हटा लीजिए। तो इम्फेसिस हटाएंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा क्या? हिम स्टोल माई पेन। अब आप खुद देखिए सेंटेंस करेक्ट है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किस केस में चाहिए? सब्जेक्टिव। किस केस में लिखा है? ऑब्जेक्टिव। तुरंत गलत हो गया। ठीक, सही कर दीजिए इसको, सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। सही हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर हिम रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। इसको सही करेंगे तो हो जाएगा इट वाज, ये हिम की जगह क्या हो जाएगा? ही। ठीक, हु स्टोल माई पेन। अब इसमें से अगर आप इम्फेसिस हटा करके देख लीजिए, इम्फेसिस के लिए क्या जोड़े हैं? ये जोड़े हैं, ये जोड़े हैं, ये, इनको हटा लीजिए। ठीक, तो इनको अगर आप हटाते हैं तो क्या बचा? ही स्टोल माई पेन। ही स्टोल माई पेन। ये क्या है? वर्ब। वर्ब के पहले क्या आया? सब्जेक्ट। ही वर्ब, ये स्टोल वर्ब हुआ ना, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? हमने इसको हटा दिया, ये भी इम्फेसिस हटा दिया, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? ही। किस केस में है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट किस केस में होना चाहिए? सब्जेक्ट, इसलिए करेक्ट हो गया। आप इसको और इसको कंपेरिजन करके देख लीजिए। ओके, ये था आपका क्लेफ्ट सेंटेंस। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से बढ़िया से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक नहीं, ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।